हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले मैंने आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दो ही अधिनियम आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में दो ही अधिनियम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें दो ही अधिनियम जोड़े गए हैं, एक भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये दो ही अधिनियम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्यों जोड़ा है, इसका कारण यह है कि हमारे भारत के संविधान निर्माण में इन दो अधिनियमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या इन दो अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा भारतीय संविधान तैयार किया गया है। इसलिए इन दो अधिनियमों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है और आयोग ने भी इसलिए इन दो आयोगों को ही हमारे सिलेबस में जोड़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका ऐतिहासिक परिदृश्य या इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के आने के पहले, तो जब मैंने आपको पिछली क्लास में भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें एक प्रावधान किया गया था कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा 10 वर्ष के बाद। इसका मतलब क्या है, तो 1935 में, ठीक है, तो जो 1935 का अधिनियम आया है, इससे पहले जो अधिनियम आया था वह अधिनियम कौन सा था, तो वह था भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 था। ठीक है, अब इस भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान यह था कि 10 साल के बाद में, कितने वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद, ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद एक विधिक आयोग या वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। क्या होगा, एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये आयोग क्या करेगा, ये आयोग 10 वर्ष के बाद गठित होगा, मतलब 1919 का जो अधिनियम आया था उसके 10 वर्ष बाद कब होगा, 1929, 1929 होगा। तो 10 वर्ष के बाद एक आयोग गठित होगा और यह आयोग यह जांच करेगा कि जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था भारत में की गई है इसमें हमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है। इसकी जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाना था 10 वर्ष के बाद, मतलब 1929 में। लेकिन क्या हुआ, इसको 2 वर्ष पहले ही 1927 में, 1927 में, ठीक है, तो 1927 में ही एक आयोग गठित कर दिया जाता है। इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था क्योंकि कंजर्वेटिव सरकार थी ब्रिटेन में उस समय, ठीक है, और उस समय वहाँ पर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था लॉर्ड बिर्किनहेड। तो उन्होंने 2 वर्ष पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, तो 1927 में जो आयोग गठित हुआ था उसका नाम आपको ध्यान रखना है, साइमन कमीशन। क्या नाम था, साइमन कमीशन या साइमन आयोग भी इसको हम कहते हैं। और इस आयोग का गठन किसने किया था, तो इस आयोग का गठन सन 1927 में किया जाता है। और किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो लॉर्ड बिर्किनहेड थे, कौन, लॉर्ड बिर्किनहेड, ठीक है, तो लॉर्ड बिर्किनहेड, इन्होंने इस आयोग का गठन किया था 1927 की बात है। ठीक है, अब इस आयोग में अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अध्यक्ष बनाया गया था किसको, साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सर जॉन साइमन को। ठीक है, सर जॉन साइमन ये इसके अध्यक्ष बने थे। और इसके अलावा इसमें अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्यों में देखा जाए तो इसके 6 सदस्य, तो ऐसे टोटल ये अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर कुल कितने थे, 7 सदस्य इसमें थे। और ये सातों के सातों कौन थे, अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। आ रहा समझ में। अब 1927 में यह आयोग गठित हुआ और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कब, 1930 में। तो जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है 1930 में, तो इसकी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, तो इस रिपोर्ट को कहा जाता है श्वेत पत्र। इसकी रिपोर्ट को क्या कहा जाएगा, इसकी रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे 1930 से पहले जब यह हमारे भारत आता है तो 1927 में तो इसका गठन किया गया
और 1928 में भारत आया था यह आयोग। तो इसमें सर जॉन साइमन और उनके जो साथी थे ये सभी लोग हमारे भारत आते हैं। और 1928 में जब ये भारत आए तो इनका हमारे भारत पर व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। ये जहां भी जाते थे साइमन गोबैक के नारे लगाए जाते थे। तो लाला लाजपत राय इसके प्रमुख विरोधकर्ता थे और इसी समय फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो साइमन गोबैक का नारा ये लोग लगाते हैं और फिर लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई जाती है और उनके सिर में चोट लगने के कारण 2-3 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इसका भारत में विरोध हुआ किसका, साइमन कमीशन का, तो यह साइमन कमीशन पुनः लौट जाता है। ठीक है, इससे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई और इस आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की 1930 में, जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। और यह आयोग कहाँ पर अपनी रिपोर्ट देता है, तो ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की इसने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ठीक है, इसने जो रिपोर्ट पेश की है तो इसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, इस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए, तो इसकी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए ध्यान रखना आप लोग, रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। कब कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक हुआ था 1930, एक हुआ था 1931 और एक हुआ था 1932। ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया जाता है, लंदन में। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जो गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया है ये किस लिए किया गया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो साइमन कमीशन था उसने जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब इस गोलमेज सम्मेलन में हमारे भारत में कांग्रेस को और जो भी दल थे उनको आमंत्रित किया गया था कि आप यहाँ पर आइए, अपन बातचीत करते हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। तो 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो इस समय दलित पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचते हैं। कांग्रेस ने इस समय भाग नहीं लिया था। फिर इसके बाद में जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन का फिर आयोजन किया गया और फिर गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो इरविन ने कहा था कि आपको ब्रिटेन जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो कुछ शर्तें गांधी जी रखते हैं और कुछ शर्तें उधर इरविन रखते हैं। तो दोनों की शर्त एक दूसरे के द्वारा स्वीकार की जाती है और फिर दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में तो गांधी जी भी इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, तो यहाँ पर दलित वर्ग का आरक्षण की बात की जा रही थी। तो गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। तो क्यों सहमत नहीं थे, तो यहाँ पर बात ये चल रही थी कि जो दलित वर्ग होगा तो दलित वर्ग का जब व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे वोट सिर्फ और सिर्फ दलित ही देगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इंडिया में फूट पड़ जाएगी, जो एकता है वह समाप्त हो जाएगी और मैं इस एकता को कभी भंग नहीं होने दूंगा, ये गांधी जी ने कहा और गांधी जी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। फिर उसी समय वहां से लौटने के बाद में गांधी जी फिर अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर देते हैं। पहले तो एक बार 1930 में शुरू किया था, फिर इरविन ने समझौता किया था तो गांधी जी ने कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया था। लेकिन जब फिर यहाँ से आए लंदन से तो फिर उन्होंने इसको चालू किया था। फिर इसके कारण गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता है और जब गांधी जी को जेल में पकड़कर बंद कर दिया गया तो पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी को बंद किया गया था और वहीं पर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो किस लिए आमरण अनशन शुरू किया था, जो दलितों को बांटने की बात की जा रही थी कि अगर चुनाव में दलित खड़ा होगा तो उसको दलित ही वोट देगा। इससे गांधी जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। तो इस कारण से फिर गांधी जी ने विरोध किया था और आमरण अनशन शुरू कर दिया था। कहाँ पर, यरवदा जेल पुणे में। तो उसी समय फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट, पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, तो फिर उस समय यह मान लिया गया था कि ठीक है, अगर दलितों को आरक्षण देना है तो दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा
कि उसको सिर्फ दलित ही वोट देगा, उसको और दूसरे लोग भी वोट दे सकते हैं, ये बात मान ली गई थी। ठीक है, तो फिर उस समय गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया था। फिर इसके बाद में 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गए, तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के टाइम ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, तो उस समय तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गए और इसके परिणाम स्वरूप कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो फिर अंत में क्या हुआ कि सांप्रदायिकता को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, 1932 में ही रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। आ रहा समझ में? मतलब जो सांप्रदायिक चुनाव हो रहे थे, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी, इसको और अधिक विस्तृत किया जाता है। और इस समय इन्होंने देखा कि यार जब हमने 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है और इससे हमें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड, या फिर उसको कहते हैं इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड, ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा इन्होंने कर दी। तो जो कम्युनल अवार्ड होता है इसको हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट इसे कहा जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इसकी घोषणा किसने की थी, तो आपको याद रखना होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था, तो ये पीएम था। कहाँ का पीएम था ये, तो ये ब्रिटिश पीएम था। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब सांप्रदायिक पंचायत की कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में फूट डालो और शासन करो, मतलब कि जितने भी संप्रदाय हैं हर वर्ग को अलग अलग खड़ा करने की परमिशन दे दो, कि हर वर्ग अलग अलग खड़ा होगा। महिलाओं को भी ये परमिशन दे दी जाए कि आप भी अब चुनाव लड़ो। मजदूर वर्ग था कि उसको भी परमिशन दे दो, दलित वर्ग था कि उसको भी अब परमिशन दे दो, सब खड़े हो जाओ चुनाव में। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया में फूट पड़ेगी और हम शासन आसानी से कर सकते हैं। ये इनकी प्लानिंग थी। तो इसी को कहते हैं फूट डालो और शासन करो, मतलब हर वर्ग को छूट दे दो। सांप्रदायिक मतलब जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे मुस्लिमों को तो 1909 के अधिनियम के तहत ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी थी। जब 1919 का अधिनियम आया तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में आंग्ल भारतीयों को, इसके अलावा सिख को, ईसाइयों को भी ऐसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के अनुसार चुनाव के लिए उन्हें भी परमिशन दे दी जाती है। तो ये लोग फिर अपना अपना अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे भारत में फूट पड़ना शुरू हो जाती है। जो एकता थी वह धीरे धीरे अब खत्म होने लगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड इसमें कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 जब ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया जाता है, तो उस समय वहाँ राजा कौन था और प्राइम मिनिस्टर कौन था और हमारे भारत में वायसराय कौन थे। तो ये इसमें चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन के संसद के द्वारा पारित किया गया था, तो उस समय जॉर्ज पंचम वहाँ के क्राउन थे। तो क्राउन का मतलब होता है राजा, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन कौन थे, जॉर्ज पंचम, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के। तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड थे और इन्होंने ही सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट किया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर हमारे भारत में उस समय वायसराय कौन थे। अब देखो ये वायसराय और गवर्नर जनरल, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी कभी हम ये समझते हैं कि यार वायसराय क्या होता है और गवर्नर जनरल क्या है। तो एक्चुअल क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल हमारे भारत में काम करते थे। तो हमारे भारत में जैसे भी राष्ट्रपति हैं,
ठीक है। अभी राष्ट्रपति हमारे भारत में काम कर रहे हैं, तो ये उस जमाने में क्या थे, ये गवर्नर जनरल। फिर वायसराय किस संदर्भ में थे, तो वायसराय ये जो ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटेन के राजा क्राउन था, तो ब्रिटिश क्राउन के जब प्रतिनिधि थे तो उसको कहते हैं वायसराय। तो एक ही व्यक्ति था, वायसराय तो उपाधि थी, आ रहा समझ में। तो वायसराय मतलब ये प्रतिनिधि थे किसके, ब्रिटिश क्राउन के। और जब हमारे भारत में काम करते हैं तो इन्हीं को कहते थे गवर्नर जनरल। तो एक ही व्यक्ति था, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसमें कंफ्यूज ना होना आप, ठीक है। तो हमारे इंडिया में वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड वेलिंगटन। ये आपको ध्यान रखना होगा, जब ये अधिनियम हमारे भारत में आया था उस समय की बात है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें कि ये जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, ये सर्वाधिक बड़ा मतलब सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। और एग्जाम में भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विस्तृत मतलब सर्वाधिक बड़ा अधिनियम कौन सा था, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। तो ऐसा क्या था इसमें जिसको हम विस्तृत कह रहे हैं, तो देखिए इसमें, क्योंकि इसमें भाग थे 14, इसमें कितने भाग थे, तो इसमें 14 भाग थे और अनुच्छेद कितने थे, 321, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें अनुसूचियां उस समय कितनी थी, तो अनुसूचियां 10 थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियां थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। भाग कितने थे, 14 थे, और अनुच्छेद कितने थे, तो 321 थे। इन्हें 321 अनुच्छेद में जब हमारे भारत में संविधान बनाया जा रहा था, तो इसमें लगभग इसके 321 में से लगभग 200 से भी ज्यादा अनुच्छेद हूबहू या एज इट इज हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिए गए थे, या भारतीय संविधान में इन्हें शामिल कर लिया गया था। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब कि ये जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935, इसके 70 से 80% भाग को हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। इसलिए हमारे भारत एमपीपीएससी एग्जाम है, उसके एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में इसलिए इस अधिनियम को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये हमारे भारत में अभी तक जितने भी अधिनियम आए थे उन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम है ये। इसके बाद फिर आगे देखिए कि यह अधिनियम हमारे भारत में लागू कब होता है, तो पारित तो 1935 में हुआ था, लेकिन लागू कब से हुआ हमारे इंडिया में, तो 1936 से यह हमारे भारत में लागू किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में लागू कब हुआ था, तो ये ईयर आपको याद रखने होंगे 1936। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है कि इसमें प्रावधान क्या क्या थे। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। तो इन प्रमुख प्रावधानों में पहला प्रावधान देखिए, अखिल भारतीय संघीय शासन प्रणाली। अब अखिल भारतीय संघीय शासन प्रणाली इसका मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारा भारत आज एक है, आज जैसे हम देखते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो 28 राज्य हैं, ये पहले ऐसे 28 राज्य नहीं थे। पहले तो क्या थे, तो कहीं पर अंग्रेजों का शासन था तो उसको हम ब्रिटिश राज्य कहते थे या ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे। और फिर कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, तो उसको हम देशी रियासतें कहते थे, प्रिंसली स्टेट कहते थे। तो इन सब को एक करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये 1935 के अधिनियम ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब इसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि पूरे भारत को एक किया जाए। तो पूरे भारत को एक करने की जो कोशिश की गई थी भारत में पहली बार, ये अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और अंग्रेजों के द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जो अखिल भारतीय संघीय शासन प्रणाली होती है, तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 2 भागों में डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें जो पहला भाग था, पहला था इसमें कि ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था इन प्रांतों में, इन राज्यों में। तो ऐसे कितने राज्य थे जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो ये थे ऐसे 11, जिसको हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद फिर 6 इसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, जो भी ये अंग्रेजों के अधीन थे। आ रहा समझ में, मतलब जो आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे छोटे छोटे उस समय प्रदेश हुआ करते थे, तो उसको ये क्या कहते हैं, उसको चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहते थे। इसके बाद फिर इनको संघ में मिलना अनिवार्य था। मतलब ये जो अखिल भारतीय संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी, तो इस अधिनियम में यह प्रावधान था
कि ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं, मतलब जहां पर अंग्रेज सरकार का शासन है, उनको, और जो 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं, मतलब जो आज वर्तमान में हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो ऐसे उस समय जो प्रदेश थे जिसको चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहते थे, तो उन क्षेत्रों को अब भारत में मिलना जरूरी होगा। ये जो अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की जाती है, ये 1935 के अधिनियम में भारत में पहली बार की गई थी। ठीक है, तो जो अखिल भारतीय संघ था, मतलब जो संघ बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो इस संघ में, इस अखिल भारतीय संघ में इनको मिलना बहुत जरूरी था। जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, इनको मिलना अनिवार्य था, इनकी मजबूरी थी कि भारत के संघ में या भारतीय संघ में इन्हें मिलना पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरी तरफ देखिए, तो दूसरी तरफ हम देखें तो ये देशी रियासतें थी। देशी रियासतों को इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। और ये इनका मतलब क्या होगा, प्रिंसली स्टेट या देशी रियासतों का, इसका मतलब होता है कि जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था उसे कहा जाता है देशी रियासतें। तो ये जो रियासतें थी, अब इनके लिए जरूरी नहीं था, आ रहा समझ में, ये जो देशी रियासतें थी जो संघ में मिलना चाहती थी, अब इनकी इच्छा पर था कि अगर ये संघ में मिलना चाहे तो ठीक है, और अगर नहीं भी मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, ये अलग भी रह सकती है। ये इनके लिए ऐसा प्रावधान किया जाता है, आ रहा समझ में। मतलब ये जो देशी रियासतें थी जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, इनके लिए हमारे भारतीय संघ में मिलना जरूरी नहीं था। ये इनकी इच्छा पर निर्भर था कि अगर इनकी इच्छा होगी तो ये अखिल भारतीय संघ में शामिल होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ये स्वतंत्र भी रह सकती है। ये इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला प्रावधान, प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता मतलब कि उस समय जो राज्य थे उनको स्वायत्त, मतलब उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे कि अपना कार्य खुद कर सके। तो देखिए इसमें प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हुए थे। तो देखिए इसमें पहला प्रावधान था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, जो डायरकी सिस्टम था, तो ये जो डायरकी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इंडिया में डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। और ये डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जितने विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया था। 2 भाग कौन कौन से हो जाते थे, तो एक भाग था इसका आरक्षित और दूसरे विषय होते थे हस्तांतरित। ये 2 प्रकार के या 2 भागों में इन विषयों को बांटा गया था, आ रहा समझ में। तो आरक्षित विषय कैसे विषय थे, जो मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ 1919 के अधिनियम में। तो आरक्षित विषय ऐसे विषय होते थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, और ऐसे विषयों को अंग्रेजों के पास रखा गया था। और दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय, ये ऐसे विषय थे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, जैसे शिक्षा है, पुस्तकालय विभाग है, तो ऐसे विभाग दिए गए थे किसको, भारतीयों को। और आरक्षित विषय किसको दिए गए थे, ये दिए गए थे अंग्रेजों को, जैसे वित्त विभाग है, इसके बाद में भूमि कर है, ये विभाग किसको दिए गए थे, अंग्रेजों को। तो इनसे इनकम भी ज़्यादा होती थी और ये महत्वपूर्ण भी ज़्यादा थे, तो ये अंग्रेजों के पास थे। और जो महत्वपूर्ण कम थे, जिनसे इनकम कम होती थी, ऐसे विभाग हमारे भारतीयों को दिए गए थे। तो ऐसे भेदभाव किया गया था भारतीयों के साथ। तो ये 1919 के अधिनियम में ऐसा प्रावधान हुआ था जिसको द्वैध शासन प्रणाली कहते थे। और यह प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी, राज्यों में। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में राज्यों में, प्रांतों में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में इसको राज्यों में समाप्त कर दिया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो ये 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब प्रांतों में तो समाप्त कर दिया, लेकिन इसको केंद्र में चालू कर दिया था, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो फिर देखिए इसमें दूसरा प्रावधान, तो दूसरा प्रावधान क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया है, वही दूसरी तरफ राज्यों को, प्रांतों को स्वतंत्र और उन्हें स्वशासित घोषित किया गया। आराम समझ में, इसका मतलब क्या होगा, तो जो प्रांत थे, इन प्रांतों को स्वतंत्र और उन्हें स्वशासित किया जाता है, मतलब खुद का अपना शासन करे। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है, तो इनको स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार इन्हें प्रदान किया गया था। इसका मतलब यह हो जाता है कि प्रांतीय विषय पर प्रांतों को विधि बनाने का अधिकार मिल गया। मतलब कि कुछ ऐसे विषय थे जो प्रांतों के या राज्यों के अधिकार में थे,
और इन विषयों पर ये प्रांत खुद, ये राज्य खुद कानून बना सकते थे। ये अधिकार इन्हें पहले नहीं मिला था। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आज भी हम देखते हैं कि जैसे जो राज्य सूची के विषय हैं, तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। तो ये अधिकार कब से प्राप्त हुआ? 1935 के अधिनियम से प्राप्त होता है राज्यों को, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब आगे देखिए फ्रेंड, इसमें अगला जाता है, अगला प्रावधान कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। अब देखो, उधर राज्य में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया और इधर केंद्र में चालू कर दिया। मतलब पहले तो हम राज्य में भेदभाव कर रहे थे, अब भेदभाव कहां पर होगा? केंद्र में होगा। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। तो यहां पर भी अपन देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के विषय थे, एक आरक्षित विषय थे और दूसरे हस्तांतरित विषय हुआ करते थे। तो जो आरक्षित विषय थे, मतलब जो अधिक महत्वपूर्ण विषय थे, ये कौन रखते थे? अंग्रेज रखते थे। उदाहरण के लिए कुछ विषयों के नाम आपको बताता हूं मैं, जैसे प्रतिरक्षा विभाग, विदेश विभाग, धार्मिक विषय और जनजाति। ये जो मामले थे ये किसके पास रहते थे? तो ये विभाग अंग्रेजों को दिए जाते थे। और हस्तांतरित विषय जो कम महत्वपूर्ण होते थे तो ये भारतीयों को दिए जाते थे। जैसे अपन देखेंगे इसमें हस्तांतरित में जनगणना, न्याय, परिवहन आदि, ये विषय किसको दिए गए थे? ये हमारे भारतीयों को दिए जाते थे। तो ऐसे केंद्र में भी हम देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और फिर ये भी पूछा जाता है कि राज्यों में या प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? तो ये इसी अधिनियम का नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें अगला प्रावधान है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, मतलब कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, अब केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया? तो 3 सूचियों में विषयों को बांटा गया था। जो विषय थे तो उनको 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा संघ सूची के विषय, दूसरा हो जाएगा राज्य सूची के विषय और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची के विषय। तो जो विषय जिस सरकार के अंडर में आते हैं तो फिर वे उन पर कानून बनाएंगी। कैसे? तो देखिए, इसमें ये जो अपन देख रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन है, मतलब अब यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी हो गया। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे? तो इनको 3 सूचियों में बांटा गया था। जितने विषय थे इनको 3 सूचियों में बांटा गया है। तो पहली सूची आती है यहाँ पर संघ सूची। अब ये जो संघ सूची होती है तो इसमें कितने विषय थे? इसमें 59, ठीक है, 59 विषय थे इसमें। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये था कि संघ सूची के जितने भी विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को था। आ रहा समझ में? ये जो संघ सूची है तो संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगी? तो केंद्र सरकार बनाती थी। तो ऐसे कितने विषय थे? तो ऐसे 59 विषय थे। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये कौन कौन से विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही था? तो इसमें देखिए कुछ विषय मैं आपको बताता हूं, जैसे विदेश विभाग, ठीक है, या विदेश कार्य या विदेशी मामला हो तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। मुद्रा संबंधी कोई मामला हो, नौसेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और जनगणना, इससे संबंधित अगर कोई मामला है तो इन पर कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को था। आज भी हम देखते हैं कि जो संघ सूची के विषय होते हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे इसमें हम देखते हैं शक्तियों का विभाजन हुआ है। तो ये तो हुई संघ सूची के विषयों की बात। अब देखिए इसमें राज्य सूची के विषय या प्रांतीय सूची के विषय। तो प्रांत का मतलब क्या हो जाता है? प्रांत का मतलब होता है राज्य, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो जो प्रांत सूची है या राज्य सूची है तो इसमें कितने विषय होते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि 54 विषय इसमें थे और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? राज्य सरकार को था। ये आपको ध्यान रखना होगा। जो राज्य सरकारें हैं, प्रांत सरकारें थी, इनको इन सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो जो प्रांत सूची के विषय जैसे शिक्षा है, पुलिस है, प्रांतीय लोक सेवा है, इस प्रकार के जो विषय होते थे ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान
किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला जाता है तीसरी सूची, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची इसका मतलब क्या हो जाएगा, और इसमें विषयों की संख्या कितनी थी, तो इसमें विषयों की संख्या थी 36, और इसका मतलब क्या हो जाता है समवर्ती सूची का, तो इसका मतलब ये होगा कि इन सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बनाएगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, ठीक है। तो समवर्ती सूची में जो 36 विषय होते थे, इन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती थी और राज्य सरकार भी कानून बना सकती थी, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से विषय थे, तो इसमें आ जाता है दंड विधि और प्रक्रिया, फिर इसके बाद में सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद संबंधी अगर कोई मामला है तो इन मामलों से संबंधित केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बना सकती थी, ठीक है। फिर इसके बाद में अब मान लीजिए ऐसा कोई विषय है जो इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था, तो ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। मतलब कि जो अवशिष्ट शक्ति थी, तो यह अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो संघ सूची है इसको इंग्लिश में यूनियन लिस्ट कहते हैं, प्रांत सूची को या राज्य सूची को स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जो समवर्ती सूची है इसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी कि ऐसा कोई विषय जो इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे गवर्नर जनरल को दिया गया था, जिसको हम अवशिष्ट शक्ति के नाम से जानते हैं। तो आगे इसमें देखिए कि जो प्रांतीय सूची होती है, तो प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ये जो दोनों सूचियां होती हैं, तो इनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधायिका को भी दिया गया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि जो प्रांतीय सूची होती है, राज्य सूची, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता था। मतलब जो राज्य की विधायिका होती थी उसे भी अधिकार था, और जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को या जो राज्य की विधायिका थी उसको भी अधिकार प्राप्त था। तो ये 1935 के अधिनियम के तहत ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला मैंने आपको बताया कि अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी, तो अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि जब तीनों सूचियों में अगर कोई विषय वर्णित नहीं है तो उस पर कानून कैसे बनेगा, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार उस समय ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में यह अवशिष्ट शक्ति हमारी संसद के पास होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रावधान मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद आगे देखिए अगला प्रावधान आता है कि केंद्रीय विधानमंडल। अब केंद्रीय विधानमंडल जिसको वर्तमान में हम संसद कहते हैं, ठीक है। तो जब भारत शासन अधिनियम 1919 लाया जाता है तो उस समय केंद्रीय विधानसभा में और राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी और अब वर्तमान में कितनी है। तो देखिए इसमें मतलब इस समय जो भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है तो उस समय जो केंद्रीय विधानसभा थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्रीय विधानसभा मतलब वर्तमान में लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहा जाता है, तो इस निम्न सदन में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो इस समय 375 कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इस समय सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 375 हो जाती है, और इन 375 में कितने कितने सदस्यों को कहाँ कहाँ से लिया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत में से 250 सदस्यों को, और जो भारतीय रियासतें थी इसमें से 125 सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो सदस्य थे इनका कार्यकाल कितना होता था, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस निम्न सदन को गवर्नर जनरल विघटित कर सकता था, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए दूसरा सदन कौन सा था, तो दूसरा था इसमें केंद्रीय राज्य परिषद, ठीक है। तो केंद्रीय राज्य परिषद इसको उच्च सदन भी कहते थे। मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों सदन हैं, ये दोनों सदन किसी विधि बनाने के लिए ये दोनों सदन पहले पास करते थे, आ रहा समझ में, और उसके बाद फिर हमारे गवर्नर जनरल के पास जाता था। लेकिन अंतिम निर्णय फिर भी किसके पास होता था, तो अंतिम निर्णय ब्रिटेन की संसद को होता था, ठीक है। तो ये 2 सदन थे, ध्यान रखना। ये पुराने समय में केंद्रीय विधानमंडल था और वर्तमान में हमारी संसद है।
तो जो केंद्रीय राज्य परिषद थी इसको उच्च सदन कहते थे। इसके बाद फिर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, तो इसमें सदस्यों की संख्या 260 कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इन 260 में से कितने सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ब्रिटिश भारत के 156 सदस्य होंगे। और जबकि जो भारतीय रियासतें थी, भारतीय रियासत का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, तो जहां पर राजा महाराजाओं को शासन था उसको कहते थे देशी रियासतें, इंग्लिश में इसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। तो यहां पर देशी रियासतों के सदस्यों को, कितने सदस्यों को अनुमति दी गई, 104 सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ये जो सदन था केंद्रीय राज्य परिषद, यह स्थायी सदन था, मतलब इसे जो हमारा गवर्नर जनरल था ये इसे विघटित नहीं कर सकता था। इसके बाद फिर इसमें सदस्यों का अवकाश कैसे होता था, तो इसमें जो 1/3 सदस्य होते थे, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण करते थे। मतलब कि ये जो 260 सदस्य हैं, तो 260 का 1/3, 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिटायर होते थे। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला प्रावधान आ जाता है कि यह जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और हमारे भारतीय संविधान का यह प्रमुख स्रोत है। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसका अगला प्रावधान देखिए, इसमें न्यायालय की अधिकारिता। अब न्यायालय की अधिकारिता देखिए इसमें, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से, तो एक हो जाता है प्रारंभिक, दूसरा हो जाता है अपीली और तीसरा हो जाता है परामर्शदात्री। ये न्यायालय की अधिकारिता थी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक कुछ क्षेत्राधिकार थे, कुछ अपीली क्षेत्राधिकार थे और कुछ परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, तो इसका मतलब हो जाता है जैसे आज भी हम देखें तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। जैसे अपन देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, इसके अलावा और भी कुछ केसेस होते हैं, तो उनका मामला जो सुलझाता है हमारा कोर्ट, उसको रखा गया किसमें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। फिर इसके बाद में अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है, मतलब कि उस जमाने में जो हाईकोर्ट हुआ करते थे, तो उन हाईकोर्ट में अगर जो डिसीजन दिया गया है उस डिसीजन से आप अगर खुश नहीं हैं, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में आप जाकर अपनी अपील कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उसको कहते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। फिर इसके बाद में परामर्शदात्री अधिकार। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का मतलब हो जाता है कि कुछ मामलों में कोर्ट भी सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है या इनसे परामर्श लिया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे आज भी हम देखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है और हमारे राष्ट्रपति सलाह लेते भी हैं। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसमें कि संघीय न्यायालय की स्थापना हमारे भारत में की जाती है। अब संघीय न्यायालय का मतलब क्या हो जाता है, तो हमारे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए एक न्यायालय होगा जिसको हम संघीय न्यायालय कहेंगे, और यह संघीय न्यायालय वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कब स्थापित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1937 में, 1937 में स्थापित किया गया था। जबकि इसके बारे में प्रावधान कब किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। फिर इसकी स्थापना कब की गई, तो 1937 में, 1937 में स्थापित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। अब इसमें हम देखते हैं कि जो संघीय न्यायालय था तो इसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए इसमें इसका जो अधिकार क्षेत्र था ये प्रांत और रियासत दोनों में इसका अधिकार था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संघीय न्यायालय था, तो हमारा संघीय न्यायालय ये प्रांतों, मतलब जो राज्य थे और देशी रियासतें जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, इनसे संबंधित अगर कोई मामला होता था तो उनकी सुनवाई यह न्यायालय करता था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो संघीय न्यायालय हमारे भारत में जब स्थापित किया जाता है, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 2 इसमें अन्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस समय जब दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, तो इस समय एक मुख्य न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था पहले मुख्य न्यायाधीश का सर मॉरिस गैवियर। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे जब दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी तब। और इससे पहले हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में कलकत्ता में की गई थी। आ रहा समझ में? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारे इंडिया में 1773, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग कोलकाता में इंडिया में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये तो प्रावधान था 1773 में, लेकिन उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो उसको स्थापित 1774 में किया गया था। फिर वहां से उसको स्थानांतरित करके यहाँ पर दिल्ली लाया जाता है। तो दिल्ली में कब हुआ ये? 1937 में। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला इसमें प्रावधान होता है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। इसको हमारे भारत में अपील सुनने का अधिकार तो था, लेकिन अंतिम अपील सुनने का अधिकार किसके पास था? तो अंतिम अपील सुनने का अधिकार प्रिवी काउंसिल को था। ये आपको ध्यान रखना होगा। अंतिम जो अपील सुनने का अधिकार है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को या संघीय न्यायालय को नहीं था, ये प्रिवी काउंसिल के पास था। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे अगला प्रावधान इसमें आता है कि प्रांतों में गवर्नर की शक्तियां। और जो प्रांतों में गवर्नर की शक्तियां हैं तो ये कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसमें पहली विवेक की शक्ति, दूसरी हो जाती है विशिष्ट उत्तरदायित्व शक्ति, तीसरी हो जाती है मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ परिस्थितियों में राज्य का जो गवर्नर होगा तो वह अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। दूसरा होता है विशिष्ट उत्तरदायित्व, मतलब हमारा जो गवर्नर है इसके कुछ उत्तरदायित्व थे जिनका वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन करता था। तीसरा है इसमें मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां, मतलब कभी कभी क्या होता था कि जो मंत्रिमंडल था तो मंत्रिमंडल सलाह देगा किसको? गवर्नर को, और इनकी सलाह के अनुसार हमारा राज्य का गवर्नर कार्य करता था, जैसे आज वर्तमान में किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद होती है ये सलाह देती है गवर्नर को, राज्यपाल को, और राज्यपाल फिर उनके अनुसार कार्य करते हैं। तो ठीक ऐसा उस समय हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रावधान इसमें आता है प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में और ज़्यादा प्रांतीय विधानमंडलों की स्थापना की जाती है। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ? तो इसमें हमारे भारत में उस समय जो कुल प्रांत थे तो उनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, तो कुल कितने प्रांत हो गए? 11 प्रांत थे। और ये 11 प्रांत में से आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 11 प्रांत हैं तो इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कैसे सदन स्थापित किए गए? तो इसमें 2 सदन स्थापित किए जाते हैं। 2 सदन मतलब एक होगा विधान परिषद और दूसरी होगी विधानसभा। ये 2 सदनों की स्थापना राज्यों में की जाती है, जिसको हम कहते हैं विधानमंडल। और ऐसे कौन से 6 राज्य थे जहां पर 2 सदन की स्थापना की जाती है, मतलब विधान परिषद भी होगी और विधानसभा भी होगी? तो ऐसे राज्यों में, ऐसे प्रांतों में पहला आ जाता संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। और इसके बाद फिर असम, तो असम तो जानते हैं आप वर्तमान में। इसके बाद फिर बिहार, फिर इसके बाद में बंगाल, फिर इसके बाद बम्बई और मद्रास। ये 6 राज्य थे जहां पर 2 सदन की व्यवस्था की जाती है, मतलब यहाँ पर जो विधानमंडल होगा वह 2 सदनी होगा, एक विधान परिषद होगी और दूसरा विधानसभा होगी। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर 2 सदन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक विधान परिषद जो उच्च सदन होगा और एक होगा विधानसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला प्रावधान होता है लोक सेवा आयोगों की स्थापना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 जब लाया जाता है तो उस समय भी लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड कि भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो केंद्र में जो लोक सेवा आयोग होगा उसको उस समय FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद फिर इसको हम UPSC कब कहेंगे? तो जब भारत आज़ाद होगा और आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर UPSC कर दिया जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो केंद्र में ये जो लोक सेवा आयोग था, जो सिविल सेवक थे उनकी परीक्षा का आयोजन करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में स्थापित किया जाता है। लेकिन
राज्यों के स्तर पर ये लोक सेवा आयोगों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यों के स्तर पर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इन लोक सेवा आयोगों की स्थापना राज्यों में की जाती है। तो देखिए इसमें प्रांतों में या राज्यों में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रांत कहो या राज्य कहो, या राज्य कहो या प्रांतीय कहो, तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो ये राज्यों के स्तर पर क्लास 2 की पोस्ट जो होती है उनकी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो आज भी वर्तमान में ऐसा किया जाता है। जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं तो अपने अपने राज्य के स्तर पर पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें क्लास 2 की पोस्ट जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीटीओ, सीटीआई, नायब तहसीलदार, इनकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रांतों के स्तर पर लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। तो हर राज्य में फिर लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। फिर इसके बाद में क्या होता है? तीसरा जो आयोग था उसका नाम था संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी एक आयोग स्थापित कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा? तो जिसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाएगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। आज वर्तमान में इनको क्या क्या कहते हैं? तो वर्तमान में एफपीएससी को यूपीएससी कहते हैं, प्रांतों में जो लोक सेवा आयोग होता है उसको स्टेट पीएससी कहते हैं। फिर अलग अलग राज्यों में जो राज्य का कोड होगा, जैसे एमपी का है तो एमपी पीएससी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है तो यूपी पीएससी हो जाएगा या यूपी पीसीएस कहते हैं। इसके बाद बिहार है तो बिहार पीसीएस मतलब बीपीएससी कहते हैं या बीपीसीएस कह देते हैं। फिर इसके बाद में जो राज्यों में अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक आयोग को स्थापित करने की बात कहते हैं या प्रपोजल या प्रस्ताव देते हैं केंद्र को, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जेपीएससी कहते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसको कहते हैं। तो ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला प्रावधान आ जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन या अलग निर्वाचन पद्धति का विस्तार। मतलब हमारे भारत में अंग्रेजों के द्वारा फूट डालने के लिए अथक प्रयास किए गए थे। उनको पता था कि अगर भारत में हमने इनकी एकता को नहीं तोड़ा तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे भारत में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। और इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया था कि जब भारत में अलग अलग वर्ग में हम लोगों को बांट देंगे तो यहाँ पर आपस में लड़ेंगे ये, और उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? ब्रिटेन सरकार को। ये उनका ऐसा सोचना था। तो इसमें देखिए यहाँ पर पहला हो जाता है दलित जाति। तो पहले दलितों को अलग से कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन इस अधिनियम में अलग से इन दलित जाति के लोगों के लिए प्रावधान कर दिया गया, तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें कर दी गई। फिर इसके बाद में महिला वर्ग। तो पहले महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस अधिनियम में महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद फिर मजदूर वर्ग, और जो मजदूर वर्ग था तो इसे भी अधिकार दे दिया गया कि अब आप भी चुनाव लड़ो। आ रहा समझ में? तो फिर इसमें क्या होने लगा? दलित जाति खड़ा हो गया, महिला वर्ग खड़ा हो गया, मजदूर वर्ग खड़ा हो गया। अब दलित क्या होगा? तो दलित बोलेगा कि मैं तो अपने दलित को ही जिताऊंगा। फिर महिला वर्ग के लोग सोचेंगे, महिला वर्ग में अगर कोई महिला चुनाव में खड़ी होगी तो महिला सोचेगी कि मैं महिला को ही जिताऊंगी। मजदूर अगर खड़ा होगा तो मजदूर सोचेगा मैं मजदूर को ही जिताऊंगा। तो इससे क्या होगा? इसमें आपसी भेदभाव बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं फूट डालो शासन करो की नीति। आ रहा समझ में? तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और अधिक विस्तृत किया जाता है, ये इस अधिनियम में आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया जाता है, उसमें ध्यान रखना है विस्तार तो 1919 में भी किया गया था, लेकिन यहाँ पर दलित जाति, महिला वर्ग और मजदूर वर्ग को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में ईसाई को, सिख को, इसके बाद फिर जो आंग्ल भारतीय थे उनको भी ये चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार इस समय किया जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रावधान इसमें आता है कि इंग्लैंड में भारत परिषद, ठीक है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत गठित की जाती है या स्थापित की जाती है, इसे इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। और जो भारत सचिव था, तो भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक सलाहकार की टीम गठित की जाती है, और यह सलाहकार की टीम अब भारत सचिव को समय समय पर सलाह देगी। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें आ जाता है कि भारत में
ठीक है। तो भारत में मुद्रा एवं साख व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस पर नियंत्रण के लिए हमारे भारत में एक आरबीआई या एक केंद्रीय बैंक जिसको अपन कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया था। और उसी समय हम देखते हैं कि 1935 में 1935 में ही भारत में केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें आ जाता है कि केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां सीमित थी। आ रहा समझ में? तो केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां सीमित थी, मतलब फिर भी अंतिम निर्णय किसके पास है? अभी जो ब्रिटेन की संसद है उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको सब इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि गवर्नर जनरल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती थी, मतलब गवर्नर जनरल कुछ मामलों में अपने विवेक का भी उपयोग कर सकता था। तो ये कौन कौन से मामले थे देखिए इसमें। तो पहला विवेक शक्ति या पहला विवेक अधिकार उसका यह था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना, मतलब जो गवर्नर जनरल थे तो गवर्नर जनरल कुछ मामलों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते थे। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में लोकसभा में, राज्यसभा में अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद होता है तो हमारे राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक ऐसे उस समय अगर दोनों सदनों में, मतलब केंद्र का जो राज्य परिषद होगी और उसके बाद फिर जो केंद्रीय विधानसभा होगी, अगर इन दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद है तो इन दोनों को साथ में बुलाया जा सकता था। तो ये अधिकार किसको दिया गया था? ये गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा प्रावधान क्या था इसमें? तो दूसरी विवेकाधीन शक्ति या दूसरा विवेक अधिकार था सत्रावसान करना, मतलब अगर सत्र चल रहा है और उस समय कोई दुविधा है तो उस समय भी सत्र को अवसान, मतलब कुछ समय के लिए सत्र को खत्म कर सकता था हमारा गवर्नर जनरल। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। आज हम देखते हैं जैसे संसद का सत्र चलता है तो संसद को स्थगित किया जा सकता है ना, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो ऐसे इसको अधिकार प्राप्त था किसको? गवर्नर जनरल को, कि 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए स्थगित करना हो, तो ये गवर्नर जनरल को अधिकार था। फिर इसके बाद में सत्र का विघटन करना। तो सत्र का विघटन का मतलब हो जाता है कि अगर सत्र का विघटन कर दिया गवर्नर जनरल ने तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उस सत्र में कोई काम नहीं होगा, जो भी काम होना है वह अगले सत्र में होगा। इसको कहते हैं सत्र का विघटन करना। तो ये विघटन करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसके बाद फिर अगला प्रावधान आता है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर कोई भी विधेयक पेश किया जाता है, दोनों सदनों ने अगर कोई विधेयक पास किया है और गवर्नर जनरल को ऐसा लग रहा है कि यह विधेयक सही नहीं है, इससे देश में हिंसा भड़क सकती है या हिंसा फैल सकती है या हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है, तो ऐसे विधेयक को अपने पास रोक सकता है, अपने पास उसको कुछ समय के लिए आरक्षित कर सकता है। इसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर को यदि हम हिंदी में कहें तो इसको मतलब होगा कि रोकने की शक्ति, रोकने या विधारित करने की शक्ति। तो मतलब जो भी विधेयक होगा उस विधेयक को कुछ समय के लिए अपने पास गवर्नर जनरल रोक सकता था, उसे कहते हैं वीटो पावर। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्ति है या उसका जो विवेक अधिकार है ये हमने आपको यहाँ पर बताया। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला प्रावधान आता है मताधिकार का विस्तार किया गया, मतलब कि जो वोट देने की सीमा थी थोड़ी बढ़ाई गई, लेकिन कितनी? 10%। ठीक है, तो यहाँ पर 10% जनसंख्या को अब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। इससे पहले जब 1919 का अधिनियम हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें जैसे कुछ जो टैक्स पे करते थे, इसके बाद फिर कुछ जमींदार वर्ग होते थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन फिर इस समय क्या हुआ? तो इस समय थोड़ी 10% और छूट दी जाती है। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का है वह वोट दे सकता है, कोई भी हो, लेकिन ऐसा अधिकार उस समय नहीं था। कुछ सीमित लोगों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली तो थी परंतु सीमित मतदान प्रणाली थी। आ रहा समझ में? तो ये 10% जनसंख्या को और अधिकार दिया जाता है वोट देने का। इसके बाद देखिए फिर इसमें अगला प्रावधान आता है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, जो कि कब किया गया? 1937 में। और यह बर्मा वर्तमान में क्या है? तो यह बर्मा वर्तमान में म्यांमार है।
और इस म्यांमार की राजधानी वर्तमान में न्यापीताओ है। ठीक है, तो जब बर्मा हमसे अलग हुआ था तो उस समय इसकी राजधानी रंगून बनाई गई थी, फिर यंगून बनाई गई और फिर न्यापीताओ बनाई गई है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें आ जाता है कि अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन इसको कर दिया जाता है। अभी अदन किधर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान से उधर जो ईरान इलाक वाला क्षेत्र होता है, जिसको अपन आज यमन की खाड़ी वाला क्षेत्र कहते हैं, तो यमन और ईरान वाला जो क्षेत्र था उसको अदन का क्षेत्र कहते हैं, और इस अदन को इंग्लैंड के हवाले कर दिया जाता है। औपनिवेशिक का मतलब क्या होगा, औपनिवेशिक मतलब जिसने हम पर शासन किया था। ठीक है, तो जो शासन कर रहा है, जिसने गुलाम बनाकर रखा था, वह औपनिवेशिक कहलाता है, और जो गुलाम है या जिस पर शासन किया जा रहा है वह उपनिवेश कहलाता है। तो क्या हुआ कि अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अगला प्रावधान इसमें आता है कि बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। बरार जो वर्तमान में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद फिर दो नए प्रांत बनाए गए, तो दो नए प्रांत कौन कौन से, सिंध क्षेत्र और उड़ीसा, ये दो नए राज्य उस समय गठित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब प्रावधान किस में किए गए, तो ये सभी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किए जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान आ जाता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। तो ये मैं आपको पॉइंट पहले ही बताया जा चुका हूँ कि भले ही हमारे भारत में केंद्र को, ठीक है, मतलब जो केंद्रीय विधानमंडल था उसको विधि बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार मिल गया था, परंतु फिर भी अंतिम निर्णय किसके पास सुरक्षित रखा गया था, ब्रिटिश संसद के पास अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा गया था। इसलिए कहते ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। आ रहा समझ में। तो जब तक फाइनली ब्रिटिश संसद के द्वारा अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किया जाता है। तो इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास था, ब्रिटेन की संसद के पास था। फिर इसके बाद में दूसरा इसमें प्रावधान क्या था कि जो संघीय व्यवस्थापिका थी और प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, मतलब जो संघीय विधानमंडल मतलब केंद्रीय विधानमंडल और राज्यों का विधानमंडल इस अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आ रहा समझ में। इसको कहते हैं ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। तो ब्रिटिश संसद अभी भी क्या थी, इस समय अभी भी सुप्रीम थी, मतलब अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास है, ये ब्रिटेन की संसद के पास था। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए अगला प्रावधान इसमें हो जाता है कि मंत्री तथा प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का उपयोग इस समय पहली बार किया जाता है। इससे पहले मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं कहलाते थे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग किस में किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। ठीक है, अब ये जो अधिनियम हमारे भारत में आया है इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो इसकी आलोचनाएं किस तर्क पर या किस आधार पर की जाती है, तो देखिए इसमें पहला आलोचना का बिंदु। तो आलोचना का पहला पॉइंट होता है कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, मतलब ये जो अधिनियम था इसमें प्रस्तावना थी ही नहीं, ये आलोचना का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यह कोई लिखित संविधान नहीं था। आ रहा समझ में, यह कोई लिखित संविधान नहीं था। जैसे हमने 1946 से 1946 से जो संविधान बनाना चालू किया था, जो कि 1949 में बनकर तैयार हुआ, तो ऐसा कोई लिखित संविधान यह नहीं था। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अगला देखिए इसमें आलोचना का पॉइंट है कि इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद फिर अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें आलोचना किस आधार पर करते हैं, तो देखिए इसमें इन्होंने कहा कि ये जो अधिनियम है यह अनेक ब्रेक वाला एक इंजन है। ठीक है, यह अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है, मतलब ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है इसमें। इसके बाद फिर दूसरा है कि इसमें गुलामी का अधिकार तथा दास्ता का आज्ञा पत्र है। ये मतलब ये जो अधिनियम था
इसमें गुलामी और बढ़ाई जाएगी। आ समझ में, मतलब गुलामी का अधिकार दिया गया कि और गुलाम बनाकर रखो लोगों को, ठीक है। और दास्ता का आज्ञा पत्र था, दास्ता मतलब गुलामी, तो गुलामी का आज्ञा पत्र था कि और गुलाम बनाकर रखो इंडिया वालों को ज़्यादा समय के लिए। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें आलोचना का पॉइंट, तो मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं इसमें, तो इनका ये कहना था कि यह अधिनियम ऊपर से तो लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इन्होंने कहा मदन मोहन मालवीय ने कि ये जो अधिनियम है देखने में तो अपने को लग रहा है कि इसमें लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ तो दूसरी तरफ हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ इस अधिनियम के माध्यम से हमारे भारतीयों का शोषण भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है। और लास्ट इसमें देखिए आलोचना करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये जो अधिनियम है ये तो पूरी तरह से कैसा है, बोले कि सड़ा हुआ है और मूल रूप से बुरा है और बिल्कुल अस्वीकृत है। ये जो अधिनियम है ये पूरी तरीके से खराब है, इसे हम तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आ रहा समझ में, तो ये सभी आधार थे जिसके कारण इनकी आलोचना की जाती है इस अधिनियम की, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे कि भले ही इस अधिनियम की आलोचना की गई है परंतु कुछ मामलों में कुछ हद तक यह अधिनियम कारगर भी साबित हुआ है। तो जब यह अधिनियम हमारे भारत में लागू किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारे भारत में 1936 में लागू किया जाता है और इसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में 1937 में 1937 में चुनाव हुए। और जब चुनाव होते हैं तो इस समय कांग्रेस ने 6 स्थानों पर 6 जगह पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कहाँ कहाँ पर, तो इसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। इसके बाद फिर असम में और जो पश्चिम उत्तर राज्य थे यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। गठबंधन का मतलब हो जाता है मिलीजुली सरकार, कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में लागू हुआ तो उस समय कहाँ कहाँ पर किस किस की सरकार बनी थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।